Pyrrhilla purpusilla is commonly called as sugarcane leafhopper. It belongs to kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Hemiptera. जितने भी बग्स हैं या होपर्स हैं वो ऑर्डर हेमिप्टेरा के अंडर आते हैं. फैमिली फल्गोरिडी, जीनस एंड स्पीशीज आर पायरीला पर्प्यूसिला. नेम से आपको जीनस एंड स्पीशीज लर्न हो जाएंगे. एंड जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके लिए किंगडम, फाइलम और क्लास यही रहने वाले हैं. आपको सिर्फ अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट के लिए ऑर्डर और फैमिलीज लर्न करनी है. नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज थ्रू आउट इंडिया. इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में इनको अलग अलग रीजनल नेम से बुलाया जाता है, जैसे कि अल या फिर घोरा. मेजर होस्ट प्लांट इज सेकेरम ऑफिसिनेरम, दैट इज शुगर केन. एंड कुछ ऑल्टरनेट होस्ट प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि वीट, मेज, बाजरा. इनके एडल्ट और निम्फ शुगर केन की लीफ पर रहते हैं. लीफ पर रहते हुए सेल्स आपको सक करते हैं एंड थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करते हैं और एग लेइंग करते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, अक्टूबर एंड नवंबर. इनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? पायरीला पर्प्यूसिला का एडल्ट स्ट्रॉ कलर का होता है, यानी पेल येलो कलर का होता है. इनका जो स्नाउट रीजन है यानी नोज रीजन वो इलोंगेटेड होता है. इस इलोंगेटेड स्नाउट को कहा जाता है रोस्ट्रम. इसी रोस्ट्रम की हेल्प से ये सेल सैप को सक करते हैं. इनके पास विंग्स के 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. मेल एंड फीमेल को मॉर्फोलॉजी के बेस पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है. जो फीमेल है वो मेल के कंपैरेटिवली लंबी होती है. फीमेल इज लॉन्गर एंड मेल इज शॉर्टर. फीमेल के पोस्टीरियर एंड पर पैड्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये कुछ वैक्सी फिलामेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एग लेइंग में हेल्प करते हैं. बट मेल्स में एग लेइंग होनी नहीं होती तो पैड्स की जरूरत ही नहीं है, वैक्सी फिलामेंट्स की जरूरत नहीं है, इसलिए पैड्स की जरूरत नहीं है. सो पैड्स आर एब्सेंट इन मेल. इसके अलावा इनका जो एडल्ट है, एडल्ट पायरीला पर्प्यूसिला, इनके पास पोस्टीरियर एंड पर एनल प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं. पेयर्ड एनल प्रोसेसेस होती हैं, 2 इलोंगेटेड एनल प्रोसेसेस होती हैं. इनका जो फ्रेशली हैच्ड निम्फ होता है वो क्रीम कलर का होता है और कुछ टाइम बाद पेल ब्राउन कलर का हो जाता है एंड एनल प्रोसेसेस भी डेवलप कर लेता है. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल. पायरीला पर्प्यूसिला थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करती है बट मेनली ये ज्यादा एक्टिव होती है अगस्त से लेकर नवंबर तक. इसकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस आती हैं, एग्स, निम्फ, देन एडल्ट. सबसे पहले देखते हैं इसके एग्स. इसके एग्स ग्रीन कलर के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं एंड इनका आउटर सरफेस शाइनी होता है. फीमेल पायरीला की एनल प्रोसेसेस से कुछ पेल वाइट कलर की सेक्रीशन प्रोड्यूस होती हैं जो कि इन एग्स के अराउंड डिपॉजिट हो जाती हैं और एग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं. इन्हीं डिपोजिशंस के कारण एग का कलर ग्रीनिश वाइट सा दिख रहा होता है या फिर पेल येलो सा दिखता है कई बार. ये एग्स या तो शुगर केन की लीफ के ऊपर ले होते हैं, शुगर केन की लीफ के ऊपर एग लेइंग हो जाती है, या फिर कई बार शुगर केन की लीफ के अंदर एग लेइंग होती है. ये कब होता है? अगर समर्स चल रही हैं, समर सीजन में तो एग्स शुगर केन की लीफ के ऊपर लेके जाएंगे. बट अगर विंटर्स हैं तो पायरीला फीमेल क्या करेगी, अपने रोस्ट्रम से मिडरिब में होल क्रिएट करेगी. होल क्रिएट करके अंदर खाली जगह बना देगी, एक रो बना देगी. इसी तरह से एक और रो बना देगी, ऐसे 4-5 रोज बना देगी. अब यहाँ पर खाली जगह हो गई, यहाँ पर एग्स को ले कर देगी. तो मतलब लीफ की शीट के अंदर एग लेइंग हो रही है अब विंटर्स में. सो एग लेइंग कैन बी ऑन लीफ और इन लीफ. अब देखिए ये जो एग्स हैं, एक फीमेल 300 से 500 एग्स ले कर देती है एक बार में, और ये एग्स क्लस्टर में ले होते हैं. एक क्लस्टर में 20 से 25 एग्स होते हैं. जैसे ये क्लस्टर है, इसमें 20 से 25 एग्स ले हो जाएंगे. फिर दूसरा क्लस्टर, इसमें भी 20 से 25 एग्स होंगे. कुछ गैप के बाद है ये क्लस्टर. फिर ये तीसरा क्लस्टर, ऐसे ही और क्लस्टर्स होंगे. फिर दूसरी लाइन में एक क्लस्टर, दूसरी रो में, देन दूसरा क्लस्टर, ऐसे ही क्लस्टर्स रिपीट होते जाएंगे. फिर एक और लाइन में क्लस्टर होगा. तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है,
अलग अलग लाइंस में या रोज में एग लेइंग हो रही है। टोटल ऐसी 3 से 5 रोज हो सकती हैं, 3 to 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज में ये क्लस्टर्स में एग ले किए जा सकते हैं। अब देखिए ये जो लाइंस हैं, अब यहाँ पर जैसे फीमेल पायरीला ने ये लाइन बोर की थी, एक लॉन्गिट्यूडनल रो बनाई थी, यहाँ पर ये क्लस्टर्स ले किए जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट लाइन में, फिर ये थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में, इस तरह से 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज हो सकती हैं जिसमें ये क्लस्टर्स ले किए जाते हैं। अगर एगलिंग समर्स में हुई है तो 7 से 22 दिन के बाद हैचिंग होगी, और अगर विंटर्स में हुई है तो 21 से 40 दिन के बाद हैचिंग होगी और क्रीम कलर के निम्फ एमर्ज हो जाएंगे। ये निम्फ कुछ टाइम बाद पेल ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इनके पास ये आप देख रहे हैं एनल फिलामेंट्स। ये निम्फ बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, लगातार ये सेल सैप पर फीड करते हैं, सक करते रहते हैं, तो मतलब शुगर केन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये फेंट से साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं लगातार। अब ये निम्फ ग्रो करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट 8 to 10 mm लेंथ अटेन कर लेता है। रेड कलर की इनकी आईज होती हैं, पेल येलो टू डर्टी ब्राउन कलर होता है, 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होती हैं, एंड एनल प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियर एंड पर, जैसे कि निम्फ में प्रेजेंट थी, व्हाइटिश ब्राउन कलर की। इसके अलावा हम जानते हैं कि मेल फीमेल के कंपैरेटिवली छोटा होता है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी फीमेल के कंपैरेटिवली कम है। मेल का लाइफ स्पैन होता है 4 to 6 वीक्स एंड फीमेल का लाइफ स्पैन होता है 6 to 8 वीक्स। एंड ये जो लाइफ साइकिल है, यानी एग टू निम्फ में कन्वर्ट होना और फिर निम्फ से एडल्ट में कन्वर्ट होना, ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में 40 to 60 डेज लगते हैं। 40 to 60 डेज में एडल्ट बन जाता है। फिर ये एडल्ट मेल है तो 4 to 6 वीक्स तक जिएगा, और फीमेल है तो 6 to 8 वीक्स तक जिएगी। नेक्स्ट इज डैमेज कोज्ड। निम्फ और एडल्ट दोनों ही शुगर केन की लीफ से सेल सैप को सक करते हैं। इतना सक करते हैं कि लीफ ड्राई हो जाती है और टूट कर गिर जाती है। या फिर एडल्ट लीफ के ऊपर एक स्वीट फ्लूइड सेक्रेट करते हैं। इस स्वीट फ्लूइड को कहा जाता है हनी ड्यू। ये हनी ड्यू ब्लैक मोल्ड को अट्रैक्ट करती है। ब्लैक मोल्ड जब लीफ पर आएगी तो लीफ की फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी, यानी शुगर केन की वैरायटी खराब हो गई। नेक्स्ट इज कंट्रोल और प्रिवेंशन फॉर दिस पेस्ट। मेनली 3 मेथड से कंट्रोल किया जा सकता है: मैकेनिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल में क्या होता है, अगर किसी पेस्ट को हैंड पिक करके रिमूव किया जाए या फिर उसके एग्स को पिक करके फिर उसको बर्न कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए उस एरिया से, उसे बोलते हैं मैकेनिकल कंट्रोल। अगर केमिकल स्प्रे करके पेस्ट पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे केमिकल कंट्रोल। और अगर नेचुरल प्रेडेटर हमने उस फील्ड में इंट्रोड्यूस करवा दिया जिस फील्ड में वो पेस्ट ज्यादा है, तो नेचुरल प्रेडेटर उसे खाएगा पेस्ट को, और फाइनली उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यानी ये हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल। पहले देखते हैं मैकेनिकल कंट्रोल। एक तो यही मेथड हो गया कि हमने एग्स को कलेक्ट किया और उन्हें बर्न कर दिया। दूसरा ये हो सकता है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स को कलेक्ट किया और उन्हें बर्न कर दिया या फिर बरी कर दिया। तीसरा ये हो सकता है कि इंसेक्ट्स को एक ही जगह पर अट्रैक्ट कर लीजिए, उस जगह पर अट्रैक्ट करने के बाद आग लगा दीजिए, बर्न कर दें उसको। अब अट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? अट्रैक्ट करने के लिए हम खाना यूज करेंगे, उसे बोला जाता है इंसेक्ट बेट। जैसे कि मान लीजिए रैट को पकड़ना है तो हम पिंजरे में रैट के लिए खाना लगा देंगे, खाने की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, अंदर आएगा, पिंजरा बंद हो जाएगा, वो हो गई रैट बेट। वैसे ही फिशेस को जब पकड़ना होता है तो पानी में फिश बेट डाल देते हैं, उस बेट को खाने के लिए फिश सरफेस पे आती हैं, और जैसे ही वो सरफेस पे आते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो ऐसे ही क्या होगा, इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए हम इनका खाना डालेंगे। इनका खाना क्या होता है? 5 parts क्रूड कैस्टर ऑयल एंड 8 parts रेजिन। रेजिन ज्यादा है, कैस्टर ऑयल कम है। इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होके आ जाएंगे फटाफट एक ही जगह पर, और फिर इन्हें बर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है? पेस्ट रेजिस्टेंट शुगर केन वेराइटी आप ग्रो करिए अपनी फील्ड में। रेजिस्टेंट वेराइटीज शुड बी यूज्ड। इसके अलावा रैटन क्रॉप्स को अवॉइड करना चाहिए। अब रैटन क्रॉप्स क्या होती हैं?
मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट को हमने इतना कट कर दिया, ये पार्ट हमने यूज कर लिया और ये जो पार्ट है ये अभी भी सॉइल के अंदर है। इस पार्ट को हमने पानी दिया, न्यूट्रिएंट सप्लाई किया और नेक्स्ट जनरेशन ग्रो करवाने के लिए इसे यूज किया। तो ये जो पार्ट है जो कि पुरानी जनरेशन का भी पार्ट है और नेक्स्ट जनरेशन का भी पार्ट बनने वाला है, इसे कहा जाएगा स्टबल। तो स्टबल से न्यू जनरेशन ऑब्टेन कर ली। अब ये जो क्रॉप बन गई है इसे कहा जाता है रैटन क्रॉप। अब ऐसा हो सकता है कि जो रैटन क्रॉप थी उसका स्टबल इन्फेक्टेड हो, एग्स पड़े हो इसके पास, तो ये एग्स अब निम्फ्स बनाएंगे, फिर निम्फ से एडल्ट बनेगा, वो एडल्ट फिर इसी प्लांट पे एग्स लेकर देंगे, यानी ये प्लांट इन्फेक्टेड हो जाएगा। सो ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि रैटन क्रॉप्स को आप ग्रो करने से अवॉइड ही करें। नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में केमिकल स्प्रे करेंगे हम प्लांट्स के ऊपर ताकि पेस्ट उसके ऊपर ना आए, या पेस्ट अगर हैं तो वो पेस्ट मर जाए। सो ये केमिकल्स हो सकते हैं 5 to 10% बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डस्ट एंड 0.01% एंड्रिन। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, बस आपको ये दो याद रखने हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम नेचुरल प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि हाइपर पैरासाइट इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। हाइपर पैरासाइट जो कि पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट होते हैं, यानी पेस्ट के ऊपर एक पेस्ट। इसके अलावा कुछ कैटरपिलर्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैटरपिलर्स नेचुरल प्रेडेटर होते हैं कुछ इंसेक्ट्स के, तो ये इंट्रोड्यूस करवा के हम इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।